नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। 2 साल की बेचैनी से भरे इंतजार के बाद आज अपने प्यार को अपने करीब से देखने की ख्वाहिश लिए अग्रिम संकल्प की बालकनी में खड़ा रिद्धिमा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीचे लॉन की ओर देखकर उसके ख्यालों में 2 साल पहले दिवाली की रात का दृश्य साकार हो उठा। जब पहली बार उसने रिद्धिमा को देखा था, उस दिन शाम को दिवाली पूजन के बाद संकल्प अपने मम्मी पापा के साथ लिविंग रूम में बैठा बातें कर रहा था और अग्रिम इसी बालकनी में आकर बाहर की रौनक देखने खड़ा हो गया। अग्रिम ने देखा कि संकल्प अपने दोनों हाथों में एक एक फुलझड़ी पकड़े लॉन में रखी चेयर्स के ऊपर उछलते कूदते भाग रहा था और उसे एक बहुत ही खूबसूरत भोली सी लड़की अपने दोनों हाथों से अपनी लॉन्ग ड्रेस पकड़े उसके पीछे पीछे भागते हुए कह रही थी, भाई ये चीटिंग है, ये मेरी फुलझड़ी है, आप दूसरी ले लो। लेकिन संकल्प उसे दूर से ही फुलझड़ी दिखाकर चिढ़ाते हुए कह रहा था, अब तो ये मेरे हाथ में है गिलहरी, तो तेरी कैसे हो गई? रिद्धिमा छोटी माँ को आवाज देती जा रही थी, छोटी माँ देखो ना, भाई ने मेरी फुलझड़ी छीन ली। महिमा जी लॉन में ही एक किनारे बने तुलसी के चौरे पर दिए सजाते हुए बोली, छोटे तू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन बच्चों की तरह अपनी बहनों को सताता रहता है। चल दे दे उसकी फुलझड़ी और खुद जाकर दूसरी ले ले। इतनी सारी तो रखी हैं अंदर। रिद्धिमा बिसूरते हुए बोली, भाई ये तो अब खत्म भी होने वाली है। अग्रिम ने ध्यान से देखा, उसने मजेंटा कलर की एक फ्लोर लेंथ चुन्नट वाली ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बस यही वो पल था जब उसने पहली बार रिद्धिमा को देखा था। संकल्प के पीछे भागती चिल्लाती रिद्धिमा के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस अग्रिम के मन में छप गए थे। वो सोच रहा था, इनका चेहरा तो काफी कुछ दिशा दी की तरह है, लेकिन संकल्प की तो एक ही बहन है, दिशा दी। फिर ये कौन है? आंटी को छोटी माँ कह रही हैं, तो शायद संकल्प की कजिन सिस्टर होंगी। अग्रिम ने देखा, रिद्धिमा की ड्रेस किसी चीज में उलझ गई। अग्रिम का कलेजा मुंह को आ गया कि कहीं वो गिर ना जाए। उसका मन किया कि संकल्प को पकड़कर उसके सामने खड़ा करके बोले कि ये रहा आपकी फुलझड़ी छीनने वाला, सजा दीजिए इसे। संकल्प को पकड़ने की कोशिश में रिद्धिमा चेयर के ऊपर चढ़ गई। वो लड़खड़ाई ही थी कि बेख्याली में अग्रिम जोर से बोल पड़ा, संभल कर, आप गिर जाएंगी। आवाज का पीछा करती रिद्धिमा की नजर बालकनी में खड़े एक सजीले से नौजवान पर चली गई, जो उसे ही देख रहा था और हाथ उठाकर संभलने को कह रहा था। रिद्धिमा अचकचा कर अपना बैलेंस खो बैठी, लेकिन तब तक संकल्प ने दौड़कर उसे संभालते हुए कहा, मेरा दोस्त है अग्रिम, मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। ही इज़ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट, बट थोड़ा शर्मीला है, इसीलिए बालकनी में छुपा बैठा है। रिद्धिमा संकोच से अपनी फुलझड़ी के बारे में भूलकर चुपचाप अंदर चली गई। अपनी यादों में खोया अग्रिम बालकनी में खड़ा रिद्धिमा का इंतजार कर रहा था। एक गाड़ी गेट से बाहर गई तो अचानक से अग्रिम का ध्यान भंग हुआ। घड़ी की ओर देखकर परेशान सा सोच रहा था, रिद्धिमा अभी तक नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए ही ना। और इधर राव विला में आए सभी मेहमान जा चुके थे। दिशा के हस्बैंड चले गए थे, लेकिन दिशा आज मायके में ही रुक गई थी। संकल्प अपनी बुआ की फैमिली को छोड़ने उनके घर तक चला गया था और अब दिन भर की भागम भाग से थकी महिमा जी दिशा और रिद्धिमा के साथ मिलकर बचा कुचा काम समेटने में लगी थीं। दिशा और रिद्धिमा लिविंग रूम को अरेंज कर रही थीं और महिमा जी किचन में लगी थीं। उनको खोजते हुए रतन सिंह जी किचन की तरफ आकर बोले, महिमा जी, ये सब कुछ सुबह सिमट जाएगा, आप चलकर आराम कीजिए। महिमा जी ने बिना उनकी ओर देखे दूध का पतीला फ्रिज में रखते हुए बोली, आप चलकर सोइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे भी आपको कोई काम तो है नहीं और ये सब सुबह खुद थोड़े ही सिमट जाएगा, मुझे ही संभालना होगा। रतन सिंह जी ने कहा,
क्या यार, कौन कहता है आपको ये सब करने के लिए? हरिया और बिरजा मिलकर सब संभाल लेंगी। लेकिन आप हैं कि मानती ही नहीं। एक तो आप खुद ही लगी रहती हैं, ऊपर से मुझे ताने देती हैं। दिशा रतन जी के पीछे खड़ी अपनी माँ की तकरार और पापा के मनुहार अपनी हंसी दबाए चुपचाप सुन रही थी। रतन सिंह जी ने महिमा की कलाई पकड़ते हुए कहा, ये सब आपने नहीं समेटा तो सुबह तक आपका सामान आपकी रियासत छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा ना। अब चुपचाप चलकर आराम कीजिए। महिमा जी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं कह तो रही हूँ आप चलिए। मैं अभी संकल्प आएगा तो उसकी ब्लैक कॉफी देकर मैं भी आ जाऊंगी। रतन सिंह जी ने कहा, सच में धर्मपत्नी जी, आप बड़ी जिद्दी हो यार। आपका बेटा आप पर ही गया है। महिमा जी अब पति की ओर पलटकर उनकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा, तो आप पर उसका क्या गया है? रतन सिंह जी ने अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहा, मुझ पर तो उसका रंग रूप और उसकी पर्सनालिटी गई है। याद है ना, जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल संकल्प की तरह ही दिखता था। दिशा पीछे खड़ी अपना मुंह दबाए बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए उनके मजे ले रही थी। महिमा जी बोली, कोई ना दिखते थे आप मेरे बेटे की तरह। हजार छोरों में एक है मेरा छोटे। रतन जी अकड़ते हुए कहने लगे, मेरी माँ भी यही कहती थी। ये बात अलग है, आपको तो मेरी कदर ही नहीं है। अब की बार रतन जी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। महिमा जी मायूसी से बोली, मैं आपकी कदर नहीं करती। रतन सिंह ने उन्हें साइड से हक करते हुए कहा, बहुत करती हैं श्रीमती जी। बस फिर अपनी उंगली को चुटकी भर खोलकर शरारत से बोले, इत्तू सा करती हैं। महिमा जी उनकी इस शरारत पर हंस पड़ी और उनके पीछे खड़ी दोनों लड़कियां भी खिलखिलाकर जोर से हंसने लगीं। बेटियों को वहां देखकर रतन सिंह जी बिल्कुल सकपका गए और सफाई देते हुए बताने लगे, वो बेटा, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारी माँ बिना मतलब के कामों में देर रात तक खुद को उलझाए रहती हैं। फिर थकान से इनका सिर दर्द होने लगता है। अब देखो क्या जरूरत है ये सब करने की। जो कुछ भी है सुबह हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, ये तो वही करेंगी जो इनको सही लगता है। खैर जाने दो, कहकर वो जाने लगे। दिशा ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा आप ऐसे कैसे मैदान छोड़कर जा रहे हैं? अपनी श्रीमती जी को साथ लेकर जाइए। रतन सिंह जी बोले, बेटा मैंने इनके आगे कभी अपनी बात ऊपर नहीं रखी। ईशा ने अपनी मम्मी का हाथ पापा के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, माँ पापा सही कहते हैं, आप जाइए सोने। महिमा जी ने कहा, लेकिन बेटा संकल्प अभी आएगा, उसकी कॉफी। ईशा उन्हें आगे की ओर धकेलते हुए बोली, हम पर भरोसा रखिए, मैं और रिद्धिमा सब संभाल लेंगे। संकल्प को ब्लैक कॉफी और उसकी पानी की बोतल सब दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। महिमा जी ने कहा, बेटा रिद्धिमा को अपने घर भी जाना है, बड़ी देर हो गई है। वैसे भी आज छोरी बहुत थक गई होगी, सुबह से मेरे साथ ही लगी रही। ईशा ने कहा, कोई ना थकती माँ, अपनी छोड़कर सबकी चिंता है आपको। वैसे भी मैंने ताई जी को बोल दिया है, रिम्मी आज मेरे पास रहेगी। हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। अब आप जाकर निश्चिंत होकर सो जाओ। रतन जी अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए पत्नी का हाथ पकड़े अपने रूम की तरफ चल दिए। महिमा जी ने उस उनकी मुस्कान देख ली और निगाह तिरछी करके बोली, वैसे आपको इतनी हंसी किस बात की आ रही है? रतन जी ने कहा, आपने मेरी बात जो मान ली। महिमा जी थोड़ी सी अकड़ से बोली, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके कहने पर मैं नहीं आई हूँ, अपनी बेटी के कहने पर आई हूँ। रतन जी ने कहा, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि आप किसके कहने पर आई हैं। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आप चलकर आराम से सो जाइए। और आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? मैं कोई बच्ची हूँ जो वापस भाग जाऊंगी? रतन जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अजी भागेंगी कैसे? मैं भागने दूंगा तब ना। महिमा जी ने एक आंख ऊपर चढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप? रतन जी बोले, गोद में उठाकर जबरदस्ती ले जाऊंगा। महिमा जी ने हंसते हुए
पति के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, सच में आप भी ना बहुत बदमाश हैं। अपनी श्रीमती जी के हेल्थ का ख्याल रखना और उन्हें आराम देना बदमाशी नहीं है, ये मेरी प्यार और मेरी जिम्मेदारी है रानी साहिबा। रतन जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। महिमा जी पति का हाथ पकड़कर रूम के अंदर जाते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इस मामले में बिल्कुल आप पर गया है। हमारी अंशु को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। और पति की ओर तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराते हुए बोली, और उसके नखरे भी उठाएगा। रतन जी मनुहार करते हुए बोले, अब और भी कुछ कह दीजिए धर्मपत्नी जी। महिमा जी थोड़ा शर्माते हुए बोली, मेरा छोटे रंग रूप में बिल्कुल अपने पापा पर गया है। और दोनों की हंसी से उनका बेडरूम पल भर में जीवंत हो गया था। पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है, थोड़ा रूठना मनाना और एक दूसरे की परवाह करते हुए एक दूसरे के प्रेम में डूबे जिंदगी के सफर में साथ साथ आगे बढ़ते जाना। उधर रिद्धिमा और दिशा बातें करते हुए लिविंग रूम में बिखरा सामान सेट कर रही थी। रिद्धिमा की निगाह बार बार वॉल क्लॉक पर चली जाती, और ऐसा कैसे हो सकता था कि दिशा की निगाह से उसकी ये बेचैनी छिपी रह जाए। वो रिद्धिमा का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोली, क्या बात है लाडो? रिद्धिमा ने झट से कहा, कुछ नहीं दी, कुछ भी तो नहीं। दिशा ने कहा, अच्छा, ऐसे कुछ नहीं है तो ये बार बार टाइम क्यों देख रही है? रिद्धिमा अटकते हुए बोली, वह वो तो मैं सोच रही थी, भाई अभी नहीं आए। दिशा ने कहा, बुआ के घर से भाई को आने में 2 घंटे लगेंगे, और ये तू भी अच्छे से जानती है। अब सच बताएगी या मैं जाकर अग्रिम से पूछूं? वो उठने को हुई तो रिद्धिमा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा, कोई खास बात नहीं है दी, बस। हाँ तो जो बस है वही बता दे। वैसे अंशु भाभी के जाते समय वो तुम्हारे पास खड़ा था ना? क्या कह रहा था रिम्मी? रिद्धिमा हैरानी से दिशा की ओर देखने लगी थी। आपने देख लिया था दी? दिशा ने कहा, समय कम है, मुद्दे की बात पर आओ। उसने तुझसे मिलने के लिए कहा था ना? रिद्धिमा हाँ में सिर हिलाकर अपनी निगाहें नीची कर ली। दिशा उसे गले से लगाते हुए बोली, इसमें इतना घबराने की क्या बात है लाडो? तुम्हारी शादी तय हो गई है, और 2 दिन बाद अग्रिम अपने मम्मी पापा के साथ आकर रोका भी कर लेगा। तो अब तुझे उसकी बात का मान तो रखना पड़ेगा ना? फिर वो तुझे खा थोड़े ही ना जाएगा। समझदार लड़का है। ऐसा वैसा होता तो संकल्प कभी भी तेरे रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं देता। रिद्धिमा हिचकते हुए बोली, वो अच्छे हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन जब वो पहली बार आए थे, वो कहते कहते रुक गई। दिशा उसे छेड़ते हुए बोली, बता तो कितने अच्छे हैं तेरे वो? रिद्धिमा दिशा के गले से लग गई। अग्रिम के नाम पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दिशा ने कहा, मेरी लाडो, ये लाज की लाली अपने उनके लिए सहेज कर रख ले। तुझे ऐसे देखकर बेचारे ऐਵੇਂ ही फ्लैट हो जाएंगे। अब जल्दी बता, क्या बात है जो तुझे अब भी परेशान कर रही है? रिद्धिमा कहने लगी, जब वो पिछली बार आए थे, मेरे सामने अपने मन की बात रखी। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कह दिया था। उससे मैं उन्हें डांट कर भगा भी दिया था। जी आप तो जानती है ना उस समय की स्थिति क्या थी? दिशा उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहने लगी, तू कुछ मत सोच रिम्मी, तू उसे बहुत प्यार करती है, ये वो अच्छी तरह से जानता है। तभी इतने साल तक तेरा इंतजार करता रहा, और तेरी मजबूरी क्या थी ये भी वो समझता है। अब उसे और इंतजार मत करवा, जल्दी जा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मैं यहीं बैठी हूँ, तू चिंता मत करना। अग्रिम ने संकल्प के रूम में ही रिद्धिमा को मिलने के लिए कहा था। रिद्धिमा संकल्प के रूम का डोर नॉक कर रही थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा, अग्रिम कहीं नजर नहीं आया। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि अग्रिम बालकनी में रेलिंग पकड़े खड़ा लॉन में बड़े ध्यान से कुछ देख रहा था। लेकिन अग्रिम का ध्यान तो अब अपने ठीक पीछे खड़ी रिद्धिमा पर भी था।
अग्रिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने वैसे ही खड़े-खड़े कहा, "तो तुम्हें याद आ ही गया कि कोई 2 साल से तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है।" रिद्धिमा ने बहुत धीरे से कहा, "मैं तो वो छोटी माँ के पास थी।" अग्रिम पलटकर उसकी तरफ खड़ा हो गया। वो ध्यान से उसे देखे जा रहा था। ये पहला मौका था जब अग्रिम बिना किसी हिचकिचाहट के ढेर सारा प्यार अपनी आंखों में लिए उसके सामने खड़ा था, और रिद्धिमा बिना गुस्से के उसके सामने घबराई सी खड़ी थी। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़क रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। अग्रिम उसकी हालत समझ रहा था, इसीलिए बस उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। रिद्धिमा बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर धीरे से बोली, "वैसे आप यहाँ खड़े किसे देख रहे थे?" "आपको," अग्रिम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अग्रिम धीरे धीरे उसकी ओर चलते हुए कदम बढ़ा रहा था और वह घबराहट से पीछे कदम लेने लगी। इससे पहले कि दीवार से टकराती, अग्रिम ने बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, "आओ तुम्हें भी दिखाता हूँ," और उसकी कलाई थामकर रेलिंग की ओर ले गया। रिद्धिमा अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए आश्चर्य से लॉन की ओर देखने लगी, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अग्रिम ने कहा, "यही पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, जब दिवाली वाले दिन तुम संकल्प के पीछे अपनी फुलझड़ी पाने के लिए भाग रही थी, और उसके बाद मुझे किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब तुम चेयर से लड़खड़ाई थी ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं से कूद कर भाग कर जाऊं और तुम्हें संभाल लूं।" फिर उसकी ओर देखकर फीकी मुस्कान के साथ बोला, "लेकिन शायद उस दिन मैं ऐसी हिम्मत करता तो तुम मुझे थप्पड़ ही मार देती।" रिद्धिमा सिहर कर बोली, "ऐसी बात नहीं है।" "फिर कैसी बात है रिद्धिमा, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। 2 सालों तक फोन पर तुम मेरी बात सुनती रही, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। तुम्हारी चुप्पी मेरा दिल चीर कर रख देती थी। तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तुमने? जब तुमसे अपने दिल की बात कहने मैं तुम्हारी छत पर पहुंचा था, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा था। तुम्हें पता है, उस दिन इसी जगह पर संकल्प से छुपकर तुमको याद करके मैं घंटों आंसू बहाता रहा। तुमने कहा था ना कि तुमको पसंद करना मेरा टाइम पास था, तो तुम क्यों नहीं समझ पाई कि मैं तो तुम्हें सच्चा प्यार कर बैठा था? और समझती भी कैसे, क्योंकि तुम तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। बोलना मुश्किल था, लेकिन 2 सालों का दर्द आज बांध तोड़कर निकल आया था। रिद्धिमा अपनी आंखों में ढेर सारा एहसास लिए खड़ी अग्रिम की बात सुन रही थी। वो जानती थी कि आज अग्रिम की जो स्थिति है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है। अग्रिम बोला, "जानती हो क्यों मैं तुम्हारी डांट चुपचाप सुन लेता था? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। पहली बार पहली नजर में तुम्हें देखकर मुझे प्यार हो गया था, और प्यार ऐसे ही हो जाता है जिसमें कोई गुड़ा भाग नहीं चलता।" अग्रिम रो रहा था। रिद्धिमा का हाथ उसने मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा था। "मैं कितना रोया हूँ, कितना तड़पा हूँ, बस तुम्हारी एक हाँ सुनने के लिए। लेकिन तुमको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।" "फर्क पड़ता है अग्रिम," रिद्धिमा ने अपने दूसरे हाथ को अग्रिम के हाथ पर धीरे से रखकर कहा। "मुझे भी फर्क पड़ता है, और शायद उतना ही जितना कि तुमको पड़ता है, या शायद उससे भी ज्यादा।" अग्रिम आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। "तुम तो जबरदस्ती मुझसे अपने दिल की बात कह देते थे, लेकिन मैं तो अपने मन की उथल पुथल किसी को बता भी नहीं सकती थी, तुमको भी नहीं।" अग्रिम उसका चेहरा निहारे जा रहा था, जो इस समय पश्चाताप के दर्द में डूबा था। "पर क्यों रिद्धिमा, मुझे क्यों नहीं बता सकती थी? एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखती। शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं संकल्प से कुछ भी नहीं कह पाया। तुम्हारी इजाजत के बिना कहता भी तो कैसे? फिर तो वो जबरदस्ती हो जाती ना।" रिद्धिमा ने कहा, "तुमको भाई ने बताया तो होगा अग्रिम कि मेरी क्या मजबूरी थी, और बाद में जब दूसरी जगह सगाई करने से तुमने इनकार कर दिया,
तब फ़ोन पर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया रिद्धिमा? आज उसे रिद्धिमा से अपने हर सवाल का जवाब चाहिए था। रिद्धिमा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, दूसरी जगह सगाई से इनकार करने के बाद तुम्हें अपने मन का हाल कह देती, तो मैं जानती थी कि तुम एक दिन भी ना रुकते, सीधे भाई से बात करते और फिर मेरे पापा के पास चले आते, हमारी शादी की बात करने। फिर सारा दोष तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया जाता, बिना गलती के ही तुम गुनहगार बन जाते अग्रिम। सब तो यही सोचते ना कि तुम यहाँ आए थे, तुमने ही मुझे फुसलाकर मुझसे सगाई के लिए इनकार करवाया होगा। अग्रिम आगे बढ़कर रिद्धिमा के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, संकल्प तो समझता ना हमारी बात। उसके स्पर्श से रिद्धिमा सिहर उठी थी, पीछे हटने को हुई। अग्रिम ने मजबूती से उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ, और वो भी अभी। रिद्धिमा ने हिचकिचाते हुए कहा, 2 साल पहले भाई ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट 2 महीने पहले भी प्यार के लिए उनकी नज़र में कोई जगह नहीं थी। मुझे और दी को लेकर वैसे भी वो बहुत पजेसिव हैं। शायद ही हमारी फीलिंग्स समझ पाते, और मेरे कारण तुम्हारी दोस्ती दागदार हो जाती अग्रिम। मैं तुम्हारी दोस्ती को रुस्वा नहीं करना चाहती थी। उसे दुख था कि वह रिद्धिमा के प्यार का दंभ भरता है, लेकिन वो रिद्धिमा के दिल का हाल और उसकी ग्रेटनेस नहीं समझ पाया। रिद्धिमा उसकी बाहों में कसमसाने लगी, तो अग्रिम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। आज हमारे रिश्ते के लिए तुम्हारे पापा और हमारे पापा से मंजूरी लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। उसे टाइटली हक करते हुए बोला। रिद्धिमा ने कहा, भाई आ जाएंगे। अग्रिम उसकी कांपती भीगी पलकों को चूमते हुए बोला, तुम्हारे भाई से तुम्हारा थोड़ा वक्त मांग लूंगा, लेकिन अभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी तो पूरे 2 साल का हिसाब लेना है तुमसे। रिद्धिमा घबराई सी उसकी ओर देखने लगी। अग्रिम ने उसके चेहरे के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, मेरे पास होने से डर लग रहा है। रिद्धिमा अपनी गर्दन पीछे करते हुए थोड़ा सा अकड़ कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों डरूंगी। अग्रिम ने हंस कर कहा, हाँ भाई, तुम क्यों डरोगी? मिस्टर एरोगेंट की बहन जो ठहरी, थोड़ा असर तो तुम पे भी होगा ना। लेकिन अग्रिम को अपने इतने करीब पाकर घबराहट से रिद्धिमा की तो बोलती ही बंद हो गई थी। बस एक बार कह दो रिद्धिमा, जिसे तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए मैं 2 साल से इंतजार कर रहा हूँ। रिद्धिमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पहले दिन जब तुमने मुझे देखा था, तो मैंने भी तुम्हें देखा था। जो फीलिंग्स मुझे लेकर तुम्हारे मन में हुई थी, वही मेरे मन में भी तुमको लेकर हुई थी। बिकॉज मेरे लिए तुम्हारी केयर देखकर, जो मुझे गिरते देखकर तुम खुद को रोक नहीं पाए और वहीं से बोल पड़े। और जिस लड़के से पापा मेरी सगाई करने जा रहे थे, वो मेरे कॉलेज में मेरा सीनियर है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। लेकिन पापा के डर से मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन जब तुमसे मिली, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई, और मैंने सगाई के लिए मना कर दिया। मैं जानती थी कि एक दिन जरूर ऐसा होगा कि तुम मेरे भाई के सामने अड़कर खड़े हो जाओगे और सब ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा की आवाज थरथराने लगी थी, और उसकी पलकों पर आंसू के मोती चमकने लगे थे। अग्रिम ने बारी बारी से उसकी पलकों को चूमते हुए कहा, आई लव यू रिद्धिमा, आई लव यू सो मच। रिद्धिमा उसके गले से लग गई। आई लव यू टू अग्रिम, एंड आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो मेरी हर बदतमीजी के लिए, जो सिर्फ मैंने इसलिए की ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मेरी कही गई हर उल्टी सीधी बात के लिए, जिसने तुम्हें हर्ट किया। मुझे माफ कर दो अग्रिम। रिद्धिमा उसके गले से लगी सिसकते हुए कह रही थी। अग्रिम ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर ऊपर उठाया और धीरे से उसके होठों को छू लिया, और थोड़ी देर बाद संकल्प अपने बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी नींद तो उसकी एंजल अपनी मुस्कुराती आंखों में लेकर चली गई थी। अपनी बेचैनी का हल पाने के लिए उसने अंशुला को फोन लगाया, लेकिन वो तो अभी अपने भाई समर के रूम में बैठी उससे ही बातें कर रही थी।
संकल्प समझ गया और उससे पूछा, आप ठीक से पहुंच गई ना? अंशुला के हाँ कहने पर गुड नाइट बोलकर उसने फोन काट दिया और मोबाइल में बड़ी देर तक अंशुला की फोटो देखते देखते जाने कब सो गया। उसकी नींद तब खुली जब सुबह सुबह उसकी माँ और दिशा दोनों उसके सिर पर खड़ी उसे आवाज दे रही थी। दिशा कह रही थी, उठ जा छोटे, बहुत जरूरी काम है। और दिन होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी इतने सुबह उसके रूम में भी आने की, और उसे उठाना तो बहुत दूर की बात थी। वैसे संकल्प 10वीं तक पहुंचते पहुंचते खुद ही टाइम से उठने लगा था, लेकिन आज की बात तो कुछ और ही थी। माँ और दी दोनों जानते थे कि जागने के बाद छोटे के मन की एक छोटी सी मुराद पूरी होने वाली थी। दिशा ने धीरे से उसकी चादर सरकाते हुए कहा, अब उठ भी जा छोटे। संकल्प ने अपनी आंखें खोली। नींद ना पूरी होने के कारण उसकी लाल आंखें देखकर दिशा झट से 2 कदम पीछे हट गई। संकल्प ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ माँ? ती सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही है? महिमा ने कहा, तुझे अभी एक जरूरी काम से बाहर जाना है। संकल्प गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, अभी इतनी सुबह? और मेरा ही जाना इतना जरूरी क्यों है माँ? अपनी माँ की ओर देखकर बोला, नॉट एट ऑल मॉम, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मुझे सोने दो प्लीज। और दोबारा चादर ओढ़ने ही वाला था कि महिमा जी ने कहा, अंशुला बिटिया के जाने से पहले तुम दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर पूजा कर लो और आशीर्वाद ले लो। संकल्प के अंदर 1 सेकंड में गजब की फुर्ती आ गई थी और झटके से चादर फेंक कर उठ खड़ा हुआ। दिशा ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, इतना भी जरूरी नहीं है भाई, शादी के बाद चले जाना। वैसे भी आपको तो बहुत नींद आ रही थी ना? संकल्प दिशा को घूरते हुए बोला, फिर क्यों मेरे सिर पर इतनी देर से नगाड़ा बजा रही थी आप? और दिशा जैसे ही थोड़ा रिलैक्स हुई, जल्दी से उसकी चोटी खींचकर भागा। दिशा चिल्लाकर उसके पीछे दौड़ी। वो दौड़कर वॉशरूम में घुस गया। दिशा उसका दरवाजा पीटते हुए कह रही थी, एक तो मैं हमेशा तेरे फायदे की बात करती हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सताता है। बाहर तो आएगा ना? आज तेरा कान गरम करती हूँ, जैसे बचपन में गरम करती थी। मुझसे छोटा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। संकल्प अंदर से ही बोला, ज्यादा बड़ी नहीं हो दी, बस थोड़ी सी बड़ी हो, इसीलिए तो आपको दीक बोलता हूँ, बस इतना ही काफी है। और ये भी याद रखना कि बचपन में आप मेरे कान खींचती थी तो मैं आपके हाथ में काट कर भाग जाता था। दिशा कह रही थी, तुमको तो मैं आज देखती हूँ। महिमा जी दिशा को शांत करते हुए बोली, भाई की खुशी की इतनी परवाह है तुझे कि मुझे भी लिवाकर यहाँ तक चली आई। तुझसे लाड़ लड़ाता है, छोटा है ना? चल यहाँ से। दिशा शांत होकर बोली, माँ छोटे अंशु भाभी के लिए इतनी जल्दी उठ गया ना, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि अपनी सुबह सुबह की नींद खराब करके बिना किसी हो हल्ला के उठकर खड़े हो जाए। और फिर जम्हाई लेते हुए बोली, मुझे तो बड़ी जोर की नींद आ रही है माँ, अब मेरा काम हो गया है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। महिमा जी बोली, चलकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी करवा ले, अब सोने का टाइम नहीं रहा। देख तेरा भाई भी उठकर जा रहा है ना? दिशा मनुहार करते हुए बोली, तो वो कौन सा किसी काम के लिए जा रहा है माँ? वो तो अंशु भाभी से मिलने जा रहा है। आप तो ना बस मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। चलो आज किचन में चलती हूँ, और सारा दिन किचन से हिलने वाली नहीं हूँ, जितना चाहे काम करवा लेना। मायके में अपनी मर्जी से 2 मिनट सो भी नहीं सकती। महिमा जी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, जा सो जा मेरी लाडो, और अपना ड्रामा बंद कर। दिशा महिमा जी के गाल चूमते हुए बोली, आई लव यू मॉम, आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। उधर होटल पहुंचकर संकल्प ने समर को फोन कर दिया। समर उसे लेने खुद रिसेप्शन तक आ गया था। संकल्प ने गुड मॉर्निंग कहा तो गुड मॉर्निंग कहते हुए समर थोड़ा चौंक गया, इतनी सुबह, वो भी अनएक्सपेक्टेड मेहमान को देखकर। लेकिन संकल्प को देखकर वो बहुत खुश हुआ था। रूम में आकर समर ने कहा, आप आराम से बेड पर बैठ जाइए। संकल्प एक चेयर पर बैठते हुए बोला, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ।
वो सोच रहा था उसकी प्रिंसेस कहाँ होंगी, कैसे पूछूं। समर अपनी मुस्कान अपने होठों में छुपाए उसे ही देख रहा था। संकल्प थोड़ा अटपटा गया, इसलिए सफाई देते हुए बोला, सॉरी आपको परेशान किया, लेकिन माँ ने भेजा इसलिए मुझे आना पड़ा। अब मिस्टर अकड़ू अपनी अकड़ की दुकान में से थोड़ा सा झांकते हुए बोले और कुछ शॉपर्स समर की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये माँ ने भेजा है। संकल्प सफाई दे रहा था कि वो क्यों आया है। समर ने कहा, हाँ बच्ची ने बताया था कि आंटी जी ने सबके लिए उन्हें जो गिफ्ट दिया था वो वहीं भूल आई। जी हाँ, संकल्प ने कहा, वैसे आपकी बच्ची है कहाँ? समर ने अपने रूम से ही अटैच दूसरे रूम के डोर की ओर इशारा करते हुए कहा, सो रही हैं। घड़ी पर निगाह डालते हुए संकल्प के मुंह से अनायास ही निकल गया, व्हाट द हेल इज दिस? मतलब 10 बजे सो रही हैं? फिर समर की ओर देखकर मुस्कराने लगा। समर ने कहा, हमारी बच्ची को सुबह की नींद बहुत प्यारी है, पता नहीं हॉस्टल में कैसे उठ पाती थी। संकल्प ने कहा, वहां तो टाइम पर ही कॉलेज पहुंचती थी, फिर थोड़ा झेप गया। समर की मुस्कान और गहरी हो गई थी। वो मन ही मन कह रहा था, ऐसी बात नहीं है, हमारे जीजा जी शर्माते भी हैं। फिर उठकर बगल के रूम में दरवाजे की ओर जाते हुए बोला, सुबह से 2 बार उठाने की कोशिश कर चुका हूँ, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। संकल्प तुरंत उठ खड़ा हुआ और मन में कहने लगा, यू विल सी कि कैसे उठती हैं, और वो भी बिना किसी नखरे के। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। संकल्प अंशुला के रूम की ओर बढ़ा तो समर ने पीछे से कहा, संकल्प जी, आप बिना काम के भी बच्ची से मिलने आ सकते थे, बल्कि आपको आना ही चाहिए था, मुझे खुशी होती। संकल्प थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स ब्रो, और बगल के रूम में चला गया। उसने महसूस किया कि समर ने अपनी तरफ से डोर लॉक कर लिया था। वह अंशुला के बेड के पास आकर खड़ा हो गया। सोते में ही अंशुला थोड़ा सा कुनमुनाई, फिर सिर तक चादर तानकर सो गई। उसे इस तरह से निश्चिंत गहरी नींद में सोते हुए देखकर संकल्प सोच रहा था, मतलब हद है मिसेज वुड बी संकल्प राव, मेरी रात की नींद और दिन का चैन उड़ाकर आप इतने चैन से कैसे सो सकती हैं। फिर अंशुला को बेखबर सोते हुए देखकर एक बार तो उसके मन में आया कि उसे ना उठाए, ऐसे ही सोने दे, इतनी प्यारी नींद में जो सो रही है। फिर उसे माँ का फरमान याद आया कि मंदिर जाना है और 3 बजे तक इन लोगों को एयरपोर्ट भी पहुंचना है। सॉरी एंजल, मुझे आपकी नींद खराब करनी ही पड़ेगी। उसने धीरे से अंशुला के कान के पास जाकर कहा, उठ जाइए एंजल, आपको अपनी नींद इतनी प्यारी है कि मेरा आना भी आप नहीं जान पाई। आखिर कितना सोएंगी आप, और वो भी तब जब आपकी वजह से मेरी नींद और चैन सब गायब है। दिस इज नॉट फेयर प्रिंसेस। पर हाय री प्यारी नींद, उसे क्या पता कि उसकी एक झलक पाने को बेचैन उसके वो निहार मुंह ही दौड़े चले आए हैं। अंशुला सिर तक चादर ओढ़े अलसाई सी आंखों को कष्ट दिए बिना कहने लगी, प्लीज भाई, बस 5 मिनट और सोने दीजिए, आई प्रॉमिस 5 मिनट में हम पक्का उठ जाएंगे। संकल्प ने कहा, कोई बात नहीं, आप आराम से सोइए, अच्छा ही है। ऐसे मुझे आपको इतने करीब से महसूस करने का थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। वैसे भी कल जो एहसास आप मुझे देकर आई हैं ना, तो मेरा दिल थोड़ा बेईमान हो गया है। वो अपनी एंजल का एहसास थोड़ा और ज्यादा चाहता है। अब तो अंशुला की नींद झट से खुल गई थी। ये तो उसके सर की आवाज थी या उसके कान बज रहे थे। उसने चादर के अंदर ही झटके से आंखें खोलकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी, फिर बहुत धीरे धीरे अपनी आंखों से चादर हटाई, मानो चुपके से देखना चाह रही थी कि क्या सच में उसके सर यहाँ थे या उसका वहम था। उसकी नजरें उसके बिल्कुल सामने खड़ी संकल्प की नजरों से बेतहाशा जा टकराई। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। अंशुला के मुंह से बस इतना निकला, सर, और संकल्प। उसकी तो पलकों ने झपकने से ही इनकार कर दिया और उसका दिमाग, वो तो बिना अर्जी लगाए ही छुट्टी पर चला गया था। बस एक दिल था जो पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटा था।
अंशुला धीरे से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और अपने चेहरे पर बेतरतीब फैले अपने बालों को समेटने की कोशिश करने लगी। वह भोर की अलसाई कली सी शर्म और घबराहट से बंद अपनी पलकों को कोशिश करके भी ऊपर नहीं उठा पा रही थी और संकल्प वो तो बस अपलक उसे निहारते हुए उसके इस रूप को अपनी आंखों में कैद करने का एक पल भी गंवाना नहीं चाहता था। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।